पाकिस्तान अशराफिया के लिए जन्नत, आम आदमी के लिए जहन्नुम बन चुका। कौन सा दौर अच्छा था? पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की फसल कब और किस तरह बोई गई थी? जालिम कौन, हुकूमत या IMF? जबरदस्त कॉलम। मोहम्मद बिलाल गौरी अपने कॉलम में लिखते हैं कि ज़वाल और इनताद की एक बड़ी निशानी और अलामत ये होती है कि हर गुजरा हुआ दिन सुहाना लगता है। आने वाले दिन का सूरज इब्तलाओ आजमाइश का एक नया सिलसिला लेकर तुलू होता है तो इंसान खुद कलामी के अंदाज में कहता है, इससे तो गुज़िश्ता रोज, हफ्ता, महीना या साल बेहतर था। कौमों की जिंदगी में भी खुद तरहमी के वो लम्हात बहुत भयानक होते हैं जब माजी की सब हुकूमतें और अदवार भले महसूस होने लगते हैं। हम बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि अयूब खान का दौर बहुत अच्छा था। तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से जब इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की फसल उसी नाम नेहाज सनती इनकलाब और मसनूई माशी तरक्की के दौर में तो बोई गई। फिर आखिर बड़ी उम्र के लोग उस जमाने को याद करके ठंडी आहें क्यों भरते हैं? गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान जिस तरह के हालात व वाक़यात का सामना करना पड़ा, इस सवाल का जवाब मिल गया। हमने जनरल परवेज मुशर्रफ की हुक्मरानी देखी। लोग कहते थे कि ये पाकिस्तान की तारीख का तारीख तरीन दौर है। फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई। 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी। शौकत अजीज के बाद शौकत तरीन आए। हफीज शेख को माशी जादूगर के रूप में पेश किया गया, लेकिन माशी मसाइल हल न हुए। चुनाचे अवाम ने मायूस होकर मुस्लिम लीग नून को मैंडेट दे दिया। अगरचे ये दौर निस्बतन बेहतर था मगर लोग मुतमईन नहीं थे। तब्दीली की ख्वाहिश में नया पाकिस्तान बना दिया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सब उम्मीदों और तवक्कुआत पर पानी फेर दिया। बदतरीन कारकर्दगी के बायस मकबूलियत भाव की तरह उड़ने लगी। पॉलिसियों और इक़दामात का दिफा करना मुश्किल हो गया। अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई तो PDM की हुकूमत आ गई। शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए। हामिद खाबाद के बाद शहबाज शरीफ दूसरी बार वजीर आजम बनने में कामयाब हुए और ये उनकी हुकूमत का पहला बजट है, मगर इससे पाकिस्तान की तारीख का सबसे जालिमाना बजट करार दिया जा रहा है। लोग परेशान हैं और सोच रहे हैं कि ये मुल्क अशराफिया के लिए तो जन्नत है मगर आम आदमी के लिए जहन्नुम बन चुका है। अब यहाँ रहकर जायज और कानूनी तरीके से रोजी रोटी नहीं कमाई जा सकती। आवाम की अक्सरियत टैक्स नहीं दे रही मगर हुक्काम उन्हें टैक्स नेट में लाने के बजाय पहले से मईशत का भारी बोझ उठाने वालों पर मजीद टैक्स लगाती चली जा रही है। बिलखुसूस निजी शोबे में काम कर रहे तनख्वाहदार तबके की कमर तोड़ कर रख दी गई है। ये एहसास पुख्ता तर होता चला जा रहा है कि अगर आपके पास थोड़े बहुत वसाइल दस्तयाब हैं और आप किसी और मुल्क जाकर आबाद हो सकते हैं तो यहाँ से जिंदा भाग जाने में ही आफियत है। अब लोग न सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ का जमाना याद करते हैं बल्कि PDM की गुज़िश्ता हुकूमत भी मौजूदा दौर के मुकाबले में भली महसूस होती है। मतलब ये कि वक्त गुजर जाने के बाद गुज़िश्ता हुकूमत का तासुर इसलिए बेहतर हो जाता है कि हर नई आने वाली हुकूमत जुल्म और जबर के नए अंदाजो अतवार लेकर आती है ताकि अवाम की रगे जान से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ा जा सके। अब जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ बजाते खुद ये एतराफ कर चुके हैं कि मौजूदा बजट IMF से मिलकर बनाना पड़ा, ये तल्ख हकीकत है, तो क्यों ना ये मुगालता भी दूर कर लें कि आम आदमी के हालात तल्ख तर कर देने की जिम्मेदारी IMF है। इससे पहले भी जब कभी हुकूमतों ने मुश्किल फैसले करना होते हैं तो IMF को विलन के रूप में पेश किया जाता है और बताया जाता है कि चूंकि हमने IMF से मजीद कर्ज लेना है लिहाजा हमें तमाम जायज और नाजायज मुतालबात को तस्लीम करना पड़ेगा। मसलन बिजली महंगी करना, पेट्रोल पर लेवी बढ़ाना, दूध और सीमेंट पर टैक्स लगाना, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाना, ये सब इक़दामात IMF के दबाव में करना पड़ रहे हैं। मगर ये बातें झूठ पर मबनी है और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप मुझे बताएं, अगर वाकई IMF का दबाव है तो सरकारी अफसरों, जज साहिबान, अरकान पार्लियामेंट और दीगर मराहत याफ्ता तबके को मुफ्त पेट्रोल और बिजली के यूनिट देने की सहूलत वापस क्यों नहीं ली जाती? महंगी और पुरतायुश गाड़ियों के बजाय अफसरशाही और मुंतखब अवामी नुमाइंदों को छोटी गाड़ियां रखने का क्यों नहीं कहा जाता? अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराहत में इजाफा क्यों किया गया है? हुकूमत अपने शाहाना अखराजात कम क्यों नहीं करती? अगर आम आदमी के लिए बिजली के नरखों में इजाफा IMF के दबाव के तहत किया गया है तो फिर सनतों को फराहम की जाने वाली बिजली पर 10 रुपए यूनिट की छूट क्यों दी गई है? प्रॉपर्टी टैक्स अगर IMF के दबाव पर लगाया गया है तो फिर सिविल और मिलिट्री हुकाम को इस्तिस्ना किसके कहने पर दिया गया है? दूध के डब्बे पर टैक्स IMF के दबाव पर लगाया गया है तो फिर हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ड्यूटी में छूट खत्म करने का ऐलान करके फिर ये फैसला वापस किसके कहने पर लिया गया? क्या कोई लोअर मिडिल क्लास का शख्स करोड़ों रुपए की हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद सकता है? तो फिर मराहत याफ्ता तबके को ये रियायत क्यों दी गई है? हकीकत ये है कि जब हम कश्को लेकर IMF के पास जाते हैं तो उनकी
तरफ से कहा जाता है कि अपने अखराजात घटाएं और आमदन बढ़ाएं ताकि कर्ज वापस ना भी कर सके तो इस पर वाजिबुल अदा सूद की अदायगी मुमकिन बनाई जा सके। हमारे बाबू साहिबान बताते हैं कि हम सिगरेट पर टैक्स में इजाफा कर रहे हैं, बिजली महंगी कर रहे हैं, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, नई इस्लाहात ला रहे हैं, पेट्रोल पर लेवी बढ़ा रहे हैं, जिससे मुहासलात का निजाम बेहतर हो जाएगा। अखराजात कम करने की बात हो तो तालीम, सेहत और तरक्याती बजट कम कर दिया जाता है। IMF को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं कि हुकूमत किस किस्म के अखराजात कम करती है और किस शोबे से कैसे टैक्स रेवेन्यू में इजाफा करती है, मगर हमारे मसीहा, हमारे निजात दहिंदा, हमारे मुंतखब नुमाइंदे IMF को विलन बनाकर पेश करते हैं ताकि गालियों और लान तान का रुख उस तरफ रहे।